क्या केंद्र और राज्य के बीच का तनाव इतना ज़्यादा बढ़ सकता है कि किसी राज्य की तुलना कश्मीर से होने लगे? ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि ये तो भारत के फेडरल स्ट्रक्चर यानी कि संघीय ढांचे की बुनियाद पर ही सवाल उठाता है। तो आज हम इसी सवाल की गहराई में जाएंगे। देखिए, इसे समझना सिर्फ इंडियन पॉलिटिक्स और फेडरलिज्म को जानने के लिए ही ज़रूरी नहीं है, बल्कि जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये एक बेहद ज़रूरी विषय है। चलिए, तो इस कॉम्प्लेक्स इशू को समझने के लिए हम अपनी पड़ताल को 6 हिस्सों में देखेंगे। पहले हम कश्मीर तुलना के सच को जानेंगे, फिर इसकी ऐतिहासिक जड़ों में जाएंगे, द्रविड़ आंदोलन के विकास को देखेंगे, आज के टकराव के मुख्य मुद्दे समझेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल रियलिटी क्या है उसकी जांच करेंगे, और आखिर में आगे का रास्ता क्या हो सकता है इस पर बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले उस चिंगारी को देखते हैं जिसने इस पूरी बहस को हवा दी, वो भड़काऊ बयान जिन्होंने तमिलनाडु को एकदम से सुर्खियों में ला दिया। अब ये बयान सुनने में आज शायद बहुत चौंकाने वाला लगे, लेकिन इस तरह की भावनाएं मतलब दक्षिणी राज्यों के लिए एक अलग देश का विचार इस क्षेत्र के राजनीतिक इतिहास में काफ़ी गहरी जड़ें रखती हैं। लेकिन किसी भी सनसनीखेज दावे से पहले कॉन्स्टिट्यूशनल रियलिटी को समझना बहुत ज़रूरी है। सच तो ये है कि तमिलनाडु और जम्मू कश्मीर की स्थिति में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये तुलना पॉलिटिकल हो सकती है, लेकिन ये संवैधानिक हकीकत पर बिल्कुल आधारित नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि अगर ये तुलना संवैधानिक नहीं है तो फिर इसकी जड़ें कहाँ हैं? जवाब छिपा है उस अनूठे इतिहास में जिसने सदियों से तमिल पहचान को एक बिल्कुल अलग आकार दिया है। और यहाँ हम देख सकते हैं कि कैसे भूगोल और इतिहास ने मिलकर तमिलनाडु में एक ऐसी राजनीतिक संस्कृति बनाई जो हमेशा से दिल्ली यानी केंद्र के नियंत्रण को लेकर थोड़ी सतर्क रही है। और ये कहानी अब चाहे ऐतिहासिक रूप से कितनी भी सटीक हो या ना हो, एक बहुत ही शक्तिशाली राजनीतिक हथियार बन गई। इसने क्षेत्रीय पहचान को उत्तर के प्रभुत्व के खिलाफ खड़ा कर दिया। पेरियार का तर्क बहुत सीधा था कि भाषा सिर्फ अनुवाद नहीं होती, ये तो किसी समाज के इतिहास और सामाजिक संदर्भ का एक पात्र होती है, इसलिए इसकी सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। तो ये सिर्फ एक सांस्कृतिक भावना बनकर नहीं रह गई, इसने सीधे तौर पर एक ऐसे शक्तिशाली राजनीतिक आंदोलन को जन्म दिया जिसका एजेंडा बिल्कुल साफ था और कई बार काफ़ी कट्टर भी। ये टाइमलाइन साफ दिखाती है कि कैसे वक्त के साथ आंदोलन की मांगें बदल गईं। शुरुआत में एक अलग द्रविड़ नाडु की स्पष्ट मांग थी, लेकिन 1963 में भारत चीन युद्ध के बाद जब देश में राष्ट्रवाद बढ़ा तो ये मांग भारतीय संघ के भीतर ज्यादा स्वायत्तता और अधिकारों पर केंद्रित हो गई। ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। चलिए अब इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को आज के दौर से जोड़ते हैं। वो कौन से मुद्दे हैं जो आज तमिलनाडु और केंद्र के बीच एक टकराव का मैदान बने हुए हैं? तो ये हैं टकराव के 4 मुख्य क्षेत्र, और ये समझना जरूरी है कि ये कोई अलग थलग घटनाएं नहीं हैं, बल्कि इन्हें राज्य के मामलों में केंद्र के बढ़ते दखल के एक बड़े पैटर्न के हिस्से के तौर पर देखा जाता है। और हाँ, अगर आपको राजनीति और समसामयिक मामलों की ऐसी गहरी पड़ताल पसंद आ रही है तो इसे लाइक करना ना भूलें। और वित्तीय मुद्दे पर यह आंकड़ा सबसे ज्यादा चुभता है। तमिलनाडु के नेताओं का तर्क है कि राज्य केंद्र को दिए गए हर 1 रुपए के बदले में सिर्फ 29 पैसे ही वापस पाता है। ये एहसास कि वो जितना देते हैं उतना उन्हें नहीं मिलता, तनाव का एक बहुत बड़ा कारण है। तो इन विवादों के बारे में भारतीय संविधान आखिर कहता क्या है? चलिए अब इन संबंधों को नियंत्रित करने वाले ढांचे की जांच करते हैं। और भारत का यही अनोखा संघवाद इस पूरी बहस के केंद्र में है। देखिए, संविधान की 7वीं अनुसूची शक्तियों का साफ बंटवारा करती है। कुछ विषय केंद्र के पास, कुछ राज्यों के पास और कुछ दोनों के लिए। लेकिन असली टकराव कहाँ होता है? समवर्ती सूची के विषयों पर या फिर वित्तीय मामलों में, जहां अक्सर केंद्र का पलड़ा भारी रहता है। और फिर आता है राज्यपाल का पद, जो अक्सर केंद्र और राज्य के बीच टकराव का केंद्र बन जाता है। कानून कहता है कि राज्यपाल को विधेयकों पर सहमति देनी चाहिए, लेकिन ये नहीं बताता कि कितने समय में। और यही अस्पष्टता एक शक्तिशाली राजनीतिक हथियार बन जाती है, जिससे अनिश्चितकालीन देरी होती है। तो ये साफ है कि ये सिर्फ एक राजनीतिक नोक-झोंक से कहीं ज्यादा है। ये भारतीय संघवाद के मूल चरित्र को लेकर एक मौलिक बहस है कि शक्तियों का संतुलन आखिर होना कहाँ चाहिए। इसे ऐसे समझिए, क्या केंद्र और राज्य एक टीम की तरह मिलकर काम कर रहे हैं, जिसे हम सहकारी संघवाद कहते हैं, या फिर एक दूसरे के खिलाफ एक मैच खेल रहे हैं, जिसे प्रतिस्पर्धी संघवाद कहा जाता है?
मौजूदा तनाव दूसरे विकल्प की ओर ही इशारा करते हैं। और यही वजह है कि जो राष्ट्रीय राजनीतिक रणनीतियां दूसरी जगहों पर काम कर जाती हैं, वे अक्सर तमिलनाडु में फेल हो जाती हैं, एक ऐसा राज्य जो अपने नियमों से खेलता है। और आखिर में यह हमें एक बहुत बड़े सवाल पर छोड़ देता है। भारत की प्रगति के लिए एक मजबूत केंद्र और मजबूत स्वायत्त राज्यों के बीच सही संतुलन क्या है? इसका कोई आसान जवाब नहीं है। आपके अनुसार ये संतुलन कैसे बनाया जाना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइए।